सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको मनी रूल्स की बुक के बारे में बताना चाहूंगा। ये जो बुक है इसमें ऐसे रूल्स बताए गए हैं जिससे आप अपने फाइनेंशियल के डिसीजन अच्छे से ले सकते हो। तो आज हम इसके पहले 10 रूल्स के बारे में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कर लो और कमेंट डाउन करना अगर आपको कोई भी अच्छी लाइन लगे, कोई भी अच्छा रूल लगे और जो आप इंप्लीमेंट करने वाले हो। और कमेंट डाउन करना हैशटैग प्रॉमिस, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेना स्टार्ट करो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस बुक में सबसे पहले रूल के बारे में बताया गया है, रेंटिंग इज नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी। उसमें ऑथर ने ये बोला है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो हम रेंट करते हैं घर, वो एक वेस्ट ऑफ मनी होता है। लेकिन एक्चुअल में वो लैंडलॉर्ड ने बताया कि जो एक्चुअल में कनाडा में या बाहर के देश में एक रेंटर जो रेंट करता है, रेंट पे रहता है, वो एवरेज $30,000 तक लाइक साल का देता है, $24,000 या उससे कम ही देता है एटलीस्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरी है 4,000, मैं 5 to 7,000 या $10,000 देता हूँ। लेकिन एक जो होम ऑनर होता है वो एटलीस्ट $25,000 से $40,000 देता है साल का। तो कहने का मतलब है, जब आप प्रॉपर्टी ओन करते हो, अगर प्रॉपर्टी पे कोई डैमेज आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आपको देना पड़ता है, प्रॉपर्टी पे डैमेज कोई आता है, लीज ट्रांसफर देना पड़ता है, बहुत सारे मिसलेनियस खर्चे हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, बहुत सारे लोग कनाडा आते हैं, क्या करते हैं, $70,000 या $60,000 जोड़ लिया, फाइनेंशियली फ्री नहीं होते हैं, वही $60,000 यूज करके घर ले लेते हैं और फिर बाद में जीरो पे आ जाते हैं, फिर वही किस्तें चुकाते रहते हैं 30 साल। तो इसमें पहला रूल ये बताया गया है कि रेंटिंग इज नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी। अगर आप हाउस रेंट करो तो वो वेस्ट ऑफ मनी बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड रूल बताया गया है, डू नॉट मैरी अ मनी मोरर। कहने का मतलब है, जब आप अपना पार्टनर चूज कर रहे हो तो प्लीज उस पार्टनर को सही से चूज करो। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, अपने पार्टनर को गलत चूज कर लेते हैं। जिनका पार्टनर बहुत खर्चीला होता है, आपको चेक करना है क्या वो आपका पार्टनर खर्चीला, क्या आपके पार्टनर को फाइनेंशियल नॉलेज है कि नहीं है, क्या आपके पार्टनर को मनी की नॉलेज है कि नहीं है, क्योंकि आपने एक घर चलाना है। और अगर आप एक घर चलाते हो तो एक अच्छे पार्टनर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप शादी एक ऐसे इंसान से करते हो जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है या फाइनेंशियली मॉरन है, उसको समझ नहीं आती फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में क्या चीजें हैं, तो डेफिनेटली दोनों मियाँ बीवी हमेशा सर्वाइव ही करेंगे और उनके बच्चे भी आगे जाके सर्वाइव करेंगे। ऐसे लोग मोस्टली बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो सेकंड रूल हमें बताता है, डू नॉट मैरी अ मनी मोरन। तो जब भी आप किसी से शादी करो ना, तो हमेशा ये चेक करो कि क्या वो पर्सन खर्चीला है, कैसे वो उस पर्सन के थॉट्स है मनी को रिलेटेड, क्या वो बैंक स्टेटमेंट चेक करता है, क्या वो अपने एक्सपेंस को देखता है, क्या वो सेविंग्स को देखता है, इन्वेस्ट करता है। तो इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। थर्ड रूल जो बताया है, वो रूल पढ़ के मैं भी शॉक हो गया था। थर्ड रूल के बारे में बताया गया कि आपके पास विल होनी चाहिए। विल मतलब जो वसीयत है। फॉर एग्जाम्पल आप 24 साल के हो और आपकी जो नेटवर्थ है वो $100,000 या $200,000, 1 से 2 करोड़ रुपए की है। अगर आप मर जाते हो बाई चांस, कल नहीं रहते हो, तो आपके परिवार वालों के पास वो पैसा सही सलामत नहीं पहुंच पाएगा। बहुत ही ज्यादा केसेस करने पड़ेंगे, वकील करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से आपके घर वालों को वो पैसे नहीं मिल पाएंगे जो जिसके वो हकदार हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपने अपनी वसीयत नहीं कराई है, अपनी विल नहीं लिखवाई है, तो लॉयर से बात करके अपनी विल लिखवाओ। चाहे $20,000 है, कोई भी जायदाद है, अपने माँ बाप के नाम पे कर सकते हो या अपने पार्टनर के नाम पे कर सकते हो, एक कंडीशन पे कि अगर आप नहीं रहोगे तो आपकी सारी जायदाद उसके पास चली जाएगी। राइट। तो अपने माँ बाप के पास कर दो, ज्यादा बेटर है। मैं तो मॉम डैड को ज्यादा ही प्रेफर करूंगा, भाई को भी प्रेफर कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत अच्छी है। तो आपको देखना है आपकी फैमिली कैसी है और फिर उनके नाम पे आप विल करवा सकते हो, ताकि अगर फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो इससे क्या होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके जाने के बाद भी आपकी फैमिली थोड़ी सी फाइनेंशियली स्टेबल रहेगी। पर्सन का लॉस तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन आपकी फैमिली फाइनेंशियल स्टेबल रहेगी। फोर्थ रूल के बारे में बताया गया, आपके पास पॉज होना चाहिए, POAS, वो जिसका नाम है पावर ऑफ अटर्नी। आपको एक पावर ऑफ अटर्नी देनी चाहिए एक पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीमार हो गए और अगर आप उठ नहीं सकते, तो आपका बैंक का यूटिलाइजेशन कौन कर पाएगा, आपकी बैंक की यूटिलाइजेशन को ऑथराइजेशन कौन कर पाएगा। अगर आपका कोई पार्टनर है, उसको आप अपनी पावर ऑफ अटर्नी दे दो, ताकि क्या होता है, बुरे से बुरे वक्त में वो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस भी ले सके। हाउएवर ये केस तभी लागू होता है जब आप
ट्रस्ट करते हो अपने पार्टनर पे, जब आपको पूरा ट्रस्ट हो, अदरवाइज ये केस बिल्कुल लागू नहीं होने वाला। फिफ्थ रूल हमें बताता है कि फिगर आउट करो कि आपको जिंदगी में चाहिए क्या है। हम लोग जॉब करते रहते हैं, जॉब से जो पैसा आता है उसको खर्च देते हैं, फिर हम डेट अपने ऊपर ला लेते हैं, वही डेट पे करने के लिए 20 से 30 साल गुजार देते हैं, ऐसे हम अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। तो अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए आप चाहते हो कि आप फाइनेंशियली फ्री हो, तो आप कौन सी ऐसी चीजें करो जिससे आप फाइनेंशियली फ्री हो सको। तो ये फिफ्थ रूल आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगा कि फिगर आउट करो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है, कौन सी ऐसी स्किल है जिसका आप यूटिलाइजेशन करके पैसा बना सकते हो और आप कैसे अपनी मनी को इन्वेस्ट कर सकते हो। फिफ्थ रूल हमें ये बताता है। सिक्स्थ रूल हमें बताता है कि सेट अ गोल। अगर आपके पास एक बहुत ही बढ़िया एरोप्लेन है और पायलट है, लेकिन आपको पता ही नहीं आपकी डेस्टिनेशन कौन सी है, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा, आप फ्यूल वेस्ट कर दोगे, पायलट का टाइम खराब कर दोगे, खुद सोचने लग जाओगे कहाँ जाना है, यहाँ जाना है कि वहां जाना है। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप स्मार्ट टेक्निक यूज कर सकते हो। एसआई फुल फॉर्म है स्पेसिफिक। तो जो गोल है आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, कितना पैसा कमाना है, राइट, मेजरेबल होना चाहिए, आप मेजर कर सको कि कितने किलो भार कम करना है, कितना पैसा कमाना है, $10,000 कितने 2023 से पहले कमाने हैं, ठीक है। अटेनेबल, क्या वो अचीवेबल है, ये नहीं कि मुंह उठा के कह दिया कि $1 मिलियन बनाना है, बैंक में $10,000 तक भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल एक स्पेसिफिक गोल रखना है, ठीक है। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए। कि टाइम लिखने, जब तक आप टाइम नहीं लिखोगे ना कि मुझे $10,000 इस महीने से पहले पहले बनाना है, तो कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, आपके गोल्स कभी नहीं पूरे होंगे। तो सिक्स्थ रूल हमें ये बताता है मनी रूल। सेवंथ रूल है बैंकर आपका फ्रेंड नहीं है। जिस बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया है वो आपका फ्रेंड बिल्कुल नहीं है। और आप ये ध्यान रखो, वो आपको कस्टमर की तरह ही ट्रीट करते हैं। ये मत सोचना कि वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरे फायदे के लिए सोचता है। ये दुनिया मतलबी है, जब तक दूसरों का फायदा नहीं निकलता आपसे तब तक आपको कोई कॉन्टेक्ट नहीं करने वाला है। तो जो आपका बैंकर है वो आपका फ्रेंड नहीं है बिल्कुल। तो ये सेवंथ रूल में उन्होंने बताया। एट्थ रूल में ये बताया कि इमरजेंसी फंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखते हो ना, दूसरे देशों में लोग मस्टैंग कार ले लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं और फुकरी मारते हैं, उनके अकाउंट में $1,000 या $10,000 इमरजेंसी फंड्स तक भी नहीं होते। अगर आप पूछोगे ना, 80% लोगों के अकाउंट में $10,000 तक भी नहीं है। ये रियलिटी है, ये कनाडा की रियलिटी है, दूसरे देशों की रियलिटी है। ये लोग जो है, इनका जो माइंडसेट बहुत छोटा होता है। ये लोग बस लायबिलिटी में पैसा खर्चना ज्यादा प्रेफर करते हैं और ऐसे लोग कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं होते हैं। तो आपको अपने इमरजेंसी फंड्स हमेशा रखने चाहिए। ये ना हो कि आप किसी से उधारी मांग के पैसे दे जाओ। आपके पास इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड्स नहीं होंगे, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। तो यही हमें अगले रूल में यही बताया गया है। तो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, अगर सबसे पहले $10,000 जोड़ना स्टार्ट करो और सेफ जगह पे रखो, ताकि अगर आपके पेरेंट्स को जरूरत पड़े तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़े, इधर उधर हाथ फैलाने की जरूरत ना। नाइन्थ रूल में हमें यह बताया कि अपना जो डेट का प्लान है वो देखो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड पे कोई लोन ले लिया है, $1,000 का लोन लिया है, $2,000 का लोन लिया है और आपको जो इंटरेस्ट पड़ रहा है वो 5% एनुअली पड़ रहा है, तो आपको हर महीने कितने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। $1,000 का अगर आपको, मतलब वो 5% पे हर महीने 5% पड़ेगा। अगर आप मिनिमम पेमेंट करोगे तो वो $1,050 नहीं, वो ज्यादा ही होगा, $1,500 या $1,200-1,300 के करीब हो जाएगा। उसकी कैलकुलेशन होती है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। तो ये आपको डेट की प्लानिंग करनी है कि कितना डेट है और कब आपको चुकाना है। जब आप ये प्लानिंग कर लोगे तो आपके पास जो है क्रेडिट कार्ड आप आराम से यूज कर पाओगे और अपने जो पैसे आराम से वो पे ऑफ कर पाओगे। 10th रूल हमारे पास है कि योर रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी टू गेट द फाइनेंशियल एजुकेशन। तो मैं उसके लिए रिकमेंड करूंगा आप रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे लोगों को रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में पता नहीं है। तो ये बहुत ही बढ़िया बुक है जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी थी 3 से 4 साल पहले, जब मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था। और अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है, आप गूगल पे सर्च करो या अमेजोन पे सर्च करो रिच डैड पुअर डैड के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट जरूर कर देना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना। अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू देखना चाहते हो मनी रूल के बारे में, मैं आपको ये मनी रूल की पूरी बुक पढ़ा दूंगा 15 दिन के अंदर अंदर। आपको बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप मुझे सुन लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।